नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसे कि दोस्तों हम एडवांस सीरीज के अंदर ओबीजी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आई और ईयर जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुका है। और हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में हमारी 9वीं क्लास है और जो एडवांस सीरीज के अंदर हमारी लगभग ये 55वीं क्लास है, 55th क्लास है हमारी ये। और इन 55 क्लास सीरीज के अंदर हमने ये सब चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर। आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, इसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं हेपेटाइटिस से रिलेटेड, तो उन सब क्वेश्चंस के बारे में हम एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि नर्स इज टीचिंग ए क्लास अबाउट हेपेटाइटिस। एक नर्स है दोस्तों, वो पढ़ा रही है किसके बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में। स्पेशली किसके बारे में बता रही है, वो हेपेटाइटिस ए के बारे में बता रही है। विच फूड शुड द नर्स एक्सप्लेन विल मोस्ट लाइकली रिमेन कंटामिनेटेड विद द हेपेटाइटिस ए वायरस आफ्टर बीइंग कुक्ड। कि इन सब में से ऐसा कौन सा फूड है दोस्तों जो कि क्या रहेगा, रिमेन कंटामिनेटेड रहेगा किसके लिए, हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए। इन 4 फूड में से हमें वो फूड ढूंढना है जिसके अंदर जो हेपेटाइटिस जो ए वायरस है वो क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट रहेगा, या जिससे जो फूड क्या रहेगा, कंटामिनेटेड रहेगा। तो इसमें हमें 4 फूड दे रखे हैं। एक दे रखा है कैंड ट्यूना दे रखा है, ब्रोइल्ड श्रिम्प दे रखा है, बेक्ड हेड डॉग दे रखा है और स्टीम्ड लॉबस्टर दे रखा है। और सोच रहे हो कि सर ये कैसे ऑप्शन है, तो दोस्तों सच बताऊं तो आपको इन ऑप्शन से कोई लेना देना है ही नहीं कि भाई ट्यूना है, श्रिम्प है, हेड डॉग है, लॉबस्टर है, इनसे कोई लेना देना नहीं है हमें। अगर हमें इनके बारे में नहीं भी पता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो चीज़ है दोस्तों जो हमें पता होनी चाहिए वो इनके बारे में पता होनी चाहिए, भाई कैंड है, ब्रोइल्ड है, बेक्ड है और स्टीम है, इससे क्या फर्क पड़ता है हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। तो अगर हम हेपेटाइटिस देखें दोस्तों, तो हेपेटाइटिस ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि हेपेटाइटिस का क्या मीनिंग होता है। आप सबको पता है दोस्तों कि हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। लीवर का जो इन्फ्लेमेशन है वही क्या कहलाता है दोस्तों, हेपेटाइटिस कहलाता है। हेपेटाइटिस के दोस्तों 5 वायरस होते हैं। फर्स्ट वन इज हेपेटाइटिस ए, इसके बाद में है आपका ए के बाद में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और एक हेपेटाइटिस ई वायरस होता है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो इनकी फैमिली से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस ए जो है वो कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, बी है वो किस फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है, सी कौन सी फैमिली है, डी कौन सी है और ई किसकी फैमिली आती है। तो इनकी जो वायरस है दोस्तों इनको हम फैमिली के अंदर डालते हैं तो उनकी जो फैमिली है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब ऐसे तो पूछेंगे नहीं हेपेटाइटिस ए वायरस है वो किसके द्वारा कोज किया जाता है, क्योंकि वो तो हेपेटाइटिस ए जो डिजीज है वो किस वायरस के द्वारा कोज की जाती है, ऐसा तो पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि वो तो सीधा आंसर हो जाएगा भाई हेपेटाइटिस ए है तो ए के द्वारा होगी। तो उनकी फैमिली के द्वारा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो हेपेटाइटिस जो ए है दोस्तों मेनली पिकोरना फैमिली से रिलेटेड होता है। ये दिस इज रिलेटेड टू द पिकोरना फैमिली। हेपेटाइटिस जो ए है दोस्तों वो किससे रिलेटेड होता है, आपका पिकोरना फैमिली से रिलेटेड होता है। इसके बाद में बी जो है दोस्तों वो हीपैडना फैमिली से रिलेटेड होता है। हीपैडना जो फैमिली है दोस्तों उससे रिलेटेड होता है बी। सी जो होता है दोस्तों दैट इज रिलेटेड टू फ्लेवी। ई जो होता है दोस्तों दैट इज रिलेटेड टू हिप्पीविरिडी। ठीक है, हिप्पीविरिडी फैमिली, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी फैमिली का नाम। तो ये पिकोरना फैमिली से है, ये हीपैडना फैमिली से है, ये फ्लेवी फैमिली से है, ये हिप्पीविरिडी से है और डी है दोस्तों उसके अभी तक कोई फैमिली, किसी भी फैमिली के अंदर इसको अभी तक शामिल नहीं किया गया है। डी को अभी तक किसी भी फैमिली के अंदर शामिल नहीं किया गया है। आगे कोई क्लासिफिकेशन आगे होगा तो हो सकता है कि इसको किसी फैमिली के अंदर शामिल कर लें। अभी हेपेटाइटिस जो डी जो वायरस है दोस्तों उसको किसी भी फैमिली के अंदर क्या नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जो फैमिली है वो जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन सीधा है, मान लो हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, या हेपेटाइटिस जो बी है वो किसके कारण होता है, तो हिपैडना आएगा उसके अंदर, क्या आएगा, हिपैडना। डायरेक्टली ऐसे तो देगा नहीं, हेपेटाइटिस बी देगा तो वो नहीं देगा। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों डीएनए और आरएनए से, तो बस सिर्फ एक आपको याद रखना है इसमें, हेपेटाइटिस बी। बी जो है दोस्तों दैट इज डीएनए वायरस और बाकी के जितने वायरस होते हैं दोस्तों सारे क्या होते हैं, आरएनए होते हैं ये। बस इतना याद रखना है कि जो बी है वो डीएनए है, बाकी के सब आरएनए है। ये आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ये ए बी सी डी और ई। तो ए और ई जो होते हैं दोस्तों मेनली फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। फीको ओरल मोस्ट कॉमन, बस आप याद रख लो
और ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत है नहीं, ये फीको ओरल रूट से होता है। और जो ई होता है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट। जो ए होता है दोस्तों, इसको हम इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। और बी जो होता है इसे हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर पहले इस वर्ड का यूज करते थे, आजकल फिर भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ए को हम इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कहते हैं और बी को हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। ए और जो ई है दोस्तों वो फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी के जैसे कि बी हो गया, बी जो है मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट्रल रूट से भी होता है। ये पेरेंट्रल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हम ओरल कैविटी के अलावा जो भी रूट आएगा, चाहे आप सबक्यूटेनियस लगा रहे हो, इंटरडर्मली दे रहे हो, आईएम दे रहे हो, आईवी दे रहे हो, तो ये सब क्या आएंगे आपके पेरेंट्रल रूट आएंगे, ठीक है। पेरेंट्रल रूट के कारण भी होता है ये। इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है मेनली। वर्टिकल का मतलब दोस्तों मदर से और बेबी के अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसे हम किस नाम से जानते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। बस अब बाकी में आपको ध्यान रखना है, इस सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है दोस्तों उसके द्वारा सबसे ज्यादा फैलता है हेपेटाइटिस बी वायरस। और हेपेटाइटिस जो सी है दोस्तों, ध्यान रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा सबसे ज्यादा होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बीटी ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, और एक पेरेंट्रल भी लिख लो इसमें। वैसे बीटी ट्रांसफ्यूजन इज ऑल्सो ए पेरेंट्रल रूट, क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं दोस्तों वो मेनली किससे कर रहे हैं? पेरेंट्रल रूट से तो कर रहे हैं ना हम, ठीक है। आईवी रूट से लगा रहे हैं हम ब्लड, तो उससे होता है। तो लेकिन मोस्ट कॉमन पूछता है वो, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी होता है। मोस्ट कॉमनली ये किससे होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेरेंट्रल से भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली किससे होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से। और ये मोस्ट कॉमनली पेरेंट्रल रूट से होता है। और जिसमें भी बीटी ट्रांसफ्यूजन में अगर आपसे पूछे कि बीटी ट्रांसफ्यूजन में मोस्ट कॉमन कौन सा हेपेटाइटिस होता है, तो हेपेटाइटिस सी होता है, ठीक है। बीटी ट्रांसफ्यूजन में मेनली हेपेटाइटिस सी होता है। इसके अलावा टैटूज जो है दोस्तों, कोई भी पर्सन जो टैटूज बनवाता है उस टैटूज के द्वारा भी ये फैलता है। अगर सेम नीडल का यूज कर लिया जाए तो उसके द्वारा जो टैटूज हैं उनके द्वारा भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। बी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है बी नहीं होता, लेकिन मोस्ट कॉमनली सी देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा डी है जो, ये भी पेरेंट्रल रूट से ही होता है। पेरेंट्रल जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से मेनली कौन सा होता है, तो बी होता है। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड पूछे मेनली कौन सा होता है दोस्तों, सी होता है, ठीक है। जो डी है डायरेक्टली ज्यादातर डी किसी में भी नहीं पाया जाता है। डी को हेल्प चाहिए होती है किसकी? हेपेटाइटिस बी वायरस की। तो जिस पर्सन के अंदर बी हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है दोस्तों, उसी के अंदर क्या देखने को मिलता है? हेपेटाइटिस डी देखने को मिलता है। जिसके अंदर बी हो जाता है उसी के अंदर हेपेटाइटिस डी भी देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो इसकी जो मोर्टेलिटी जो होती है, इधर मैंने लिखा नहीं, ठीक है, इधर ही लिख दूंगा मैं, मतलब इधर लिखना चाहिए था मोर्टेलिटी, लेकिन आप यही लिख लो। जो मोर्टेलिटी होती है दोस्तों, हेपेटाइटिस ए की बहुत कम होती है, 0.1% होती है। बी की 0.121% होती है। सी की जो मोर्टेलिटी होती है दोस्तों दैट इज 0.1%। लेकिन जो डी की जो मोर्टेलिटी होती है दोस्तों दैट इज 15 to 20%। इसलिए इसे हम सुपर इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डेथ के जो चांसेस होते हैं वो इसमें क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर क्रोनिक कंडीशन के अंदर ही पाया जाएगा। किसी पर्सन के अंदर पहले हेपेटाइटिस बी होगा, फिर वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, तब उसके अंदर डी आता है। तो जब दोनों के अंदर हो जाता है तो उसके अंदर मोर्टेलिटी के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसलिए हेपेटाइटिस डी के मोर्टेलिटी के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा होते हैं, 15 से 20%। मतलब 100 लोगों को अगर हुई है हेपेटाइटिस डी तो 15 से 20% लोगों की क्या होगी दोस्तों? मतलब 15 से 20 लोगों की इससे क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस ए है दोस्तों, नॉर्मल जो कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये सिर्फ 1% इसकी मोर्टेलिटी रेट होती है। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी के अंदर हो जाए तो प्रेगनेंसी के अंदर इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो कितनी हो जाती है दोस्तों? 20% तक हो जाती है। नॉर्मली तो कम ही है, ठीक है, नॉर्मली तो 1% ही है, लेकिन वैसे जो इसकी मोर्टेलिटी रेट है दोस्तों वो 20% तक बढ़ जाती है। किसमें? प्रेगनेंसी के अंदर। इसके बाद में एक क्वेश्चन इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका 15 to 50 डेज होता है, लगभग 15 से और 50 दिन इसका क्या होता है दोस्तों? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 15 से 50 दिन इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों ये 2 वीक से लेकर और लगभग 6 मंथ तक रहता है, 6 मंथ तक।
इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों वो 2 महीने से लेकर, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद करवा दूंगा मैं, देखो 2 वीक से 6 मंथ, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 मंथ से लेकर 6 मंथ। यहाँ वीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, मंथ है। अब 2 और 6 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 26 हो जाएंगे, है ना। सॉरी, यहाँ पर 2 मंथ आएगा, इसको 2 मंथ करना, 2 मंथ टू 6 मंथ, और यहाँ वीक करना, वीक करना यहाँ पे ना। इसका जो होगा दोस्तों दैट इज 2 वीक टू 26 वीक। ठीक है, इसका क्या आएगा, 2 वीक से लेकर और 26 वीक तक क्या होता है, हेपेटाइटिस डी होता है। तो 2 वीक से लेकर 26 वीक तक होता है। अगर हम हेपेटाइटिस ई की बात करें दोस्तों, तो हेपेटाइटिस जो ई है वो मेनली 2 वीक टू 9 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 2 वीक टू 9 वीक क्या होता है दोस्तों, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं है, देखो सिर्फ इसको तो 15-50 याद रखना है, 15-50, 15 से 50 दिन। यहाँ पर 2 है सब में, देखो 2, बस इसमें क्या है, मंथ है, 2 मंथ से 6 मंथ। ठीक है, 2 वीक से 6 मंथ दोनों को जोड़ोगे 2 से 26 आ गया, ऐसे याद रखने के लिए कह रहा हूँ। तो 2 वीक से 26 वीक, ये 2 वीक से क्या है दोस्तों, लगभग 9 वीक तक होता है, ये इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लिखते हैं, अगर हम दोस्तों इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें इस डिजीज के अंदर, तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में दोस्तों हम मेनली इसके अंदर 3 फेज होती हैं। एक जो फेज होती है दैट इज कॉल्ड प्री इक्टेरिक फेज, प्री इक्टेरिक फेज होती है। इसके बाद होती है दोस्तों सेकंड इक्टेरिक फेज, इक्टेरिक फेज, और इसके बाद में होती है दोस्तों थर्ड वन इज पोस्ट इक्टेरिक फेज, पोस्ट इक्टेरिक फेज। 3 फेज के अंदर हेपेटाइटिस होता है दोस्तों। प्री इक्टेरिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इक्टेरिक का मीनिंग होता है जॉइंटिस, इक्टेरिक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, जॉइंटिस। तो जॉइंटिस के आने से पहले के जो सिम्टम होते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्री इक्टेरिक। तो जैसे ही किसी भी क्लाइंट को क्या होता है, एक्सपोजर होता है, तो एक्सपोजर के बाद लगभग 2 वीक तक क्या आने लग जाते हैं दोस्तों, इसके सिम्टम आने लग जाते हैं, प्री इक्टेरिक सिम्टम्स। ठीक है, 1 से 2 वीक के अंदर एक्सपोजर के सिम्टम आने लग जाते हैं। और इस प्री इक्टेरिक फेज के बाद में दोस्तों लगभग 1 से 2 वीक के अंदर कौन से सिम्टम आने लग जाते हैं, इक्टेरिक फेज आने लग जाती है। और लगभग 6 to 8 वीक, 6 से 8 वीक के बाद क्या आने लग जाते हैं, पोस्ट इक्टेरिक फेज के सिम्टम आने लग जाते हैं। ठीक है, प्री इक्टेरिक का मतलब सिंपल सी बात होगी दोस्तों, इसके अंदर आपको जॉइंटिस नहीं लिखना है, क्योंकि जॉइंटिस के तो सिम्टम्स इसमें आएंगे नहीं। जॉइंटिस तो मैंने आपको बताया नहीं कि इसके अंदर जॉइंटिस होगा, क्यों, कोई प्री इक्टेरिक फेज है। तो इसके अंदर देखो सिंपल सा है, जब आप पहले पढ़ते थे कुछ पता नहीं होता था, जो सिम्टम लिखते थे वही लिखने हैं आपको। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पहले लिखते थे ना, कुछ याद नहीं आता था, तो एग्जाम में जब हम नर्सिंग कर रहे होते थे उस समय, तो ये सिम्टम इसमें सच में ही आते हैं। एनोरेक्सिया आता है, नोजिया आता है, वोमिटिंग आता है, डायरिया आता है। इसके अलावा दोस्तों जो क्लाइंट है उसके अंदर क्या आता है, मेलाइज आता है, उसके अंदर क्या आता है, मेलाइज आता है, क्योंकि एनर्जी लेवल क्या हो जाता है इसके अंदर, थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मेलाइज देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मसल्स एक, मसल्स एक देखने को मिलता है, मतलब कि मसल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं। इक्टेरिक फेज के अंदर क्या होगा दोस्तों, अब सिम्टम्स और ज्यादा जॉइंटिस से रिलेटेड आएंगे, तो ये सारे सिम्टम्स तो आएंगे, प्लस जॉइंटिस के सिम्टम्स और आने लग जाते हैं। तो मैंने आपको कई बार जॉइंटिस के सिम्टम्स के बारे में आपको मैंने बात की है दोस्तों। तो इसके अंदर जैसे प्यूराइटिस आने लग जाएगा, इसके अलावा क्ले कलर्ड स्टूल आने लग जाएगा, ठीक है, डार्क यूरिन आने लग जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स किसके अंदर दिखाई देते हैं, इक्टेरिक फेज के अंदर दिखाई देते हैं। इसके अंदर पेन एब्डोमेन भी हो जाता है, पेन एब्डोमेन, एब्डोमेन। इसमें क्लाइंट थका थका भी रहता है, तो फटीग भी लिख सकते हो आप एक इसमें, प्री इक्टेरिक में फटीग। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं। पोस्ट इक्टेरिक का मतलब क्या होगा दोस्तों, पेशेंट रिकवर होने लग गया। यहाँ पर क्या होगा, इक्टेरिक फेज के अंदर बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज मिलेगा। बिलिरुबिन का जो लेवल है दोस्तों वो इक्टेरिक फेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। पोस्ट इक्टेरिक जो फेज होगी दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा कि वापस से जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल होने लग जाएंगे। जैसे जॉइंटिस हो रहा है वो हो जाएगा, वापस से पर्सन जो है दोस्तों उसकी जो एनर्जी है वो वापस आने लग जाएगी, जैसे इसके अंदर ये था, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब हो जाते हैं। और बिलिरुबिन का लेवल भी वापस से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लगभग 6 to 8 वीक, इसको याद रख लेना, बाकी की याद रखने की जरूरत नहीं है। 6 से 8 वीक का टाइम पीरियड लेता है ये एक्सपोजर के बाद कम से कम। तो बिलिरुबिन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी रिटर्न नॉर्मल, नॉर्मल, जॉइंटिस डिसअपियर हो जाएगा, जॉइंटिस है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा।
नोजिया वोमिटिंग डिसअपियर हो जाएंगी, डायरिया ये सब क्या हो, मसल एक, फटीग, ये सब क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसे हम पोस्ट इक्टेरिक फेज के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, पर जॉइंटिस के आने से पहले के जो सिम्टम्स हैं तो उसके अंदर नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, एनोरेक्सिया है, नोजिया वोमिटिंग, डायरिया, मेलाइज, मसल एक, फटीग आ रहा है। फिर जॉइंटिस के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, जैसे प्लूराइटिस है, क्ले कलर स्टून आने लग गया, डार्क यूरिन आने लग गया, पेन एब्डोमेन हो गया, स्क्लेरा है उसका कलर येलो हो जाएगा, वो सब। और पोस्ट इक्टेरिक वापस से पर्सन क्या होने लग रहा है, नॉर्मल होने लग रहा है, तो उसे हम पोस्ट इक्टेरिक फेज के नाम से जानते हैं। तो वापस से बिलिरुबिन का लेवल कम हो जाएगा और बाकी के जितने भी जो सिम्टम्स जो आए थे पहले वो वापस रिवर्ट हो जाते हैं और पेशेंट क्या होने लग जाता है, रिकवर होने लग जाता है। रिकवरी फेज है ये, नॉर्मल फेज के अंदर पर्सन आने लग जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक हेपेटाइटिस बी है ना दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। हेपेटाइटिस जो बी का जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है दोस्तों, उसके अंदर 3 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। हेपेटाइटिस बी के वायरस के अंदर 3 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है जिसे हम HBsAg के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होता है। एक हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन होता है, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन होता है, और एक होता है हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, एनवेलप एंटीजन। ठीक है, तो 3 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हेपेटाइटिस बी के अंदर कितने एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, 3 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एक HBs एंटीजन होता है, एक HBc एंटीजन होता है और एक HBe एंटीजन होता है। तो यहाँ पर C आ रहा है, यहाँ पर S आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, E आ रहा है। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एक C एंटीजन और एक E एंटीजन, ये 3 एंटीजन किसमें प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीनों के खिलाफ ही हमारी बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो एंटी HBsAg एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, और इसमें क्या एंटीबॉडी बनेगी, ये एंटीजन है ये। ठीक है, ये एंटीबॉडी बन रही है यहाँ पर, ये क्या है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी। यहाँ पर क्या कौन सी बनेगी दोस्तों, एंटी HBc एंटीबॉडी और यहाँ पर एंटी HBe एंटीबॉडी। ठीक है, तो बी मतलब यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड है। तो ये 3 एंटीबॉडी बनती है, ये 3 क्या बनती है दोस्तों, एंटीजन भी बनते हैं। अगर किसी भी पर्सन के अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है तो ये दिखाता है कि उस पर्सन के अंदर क्या है दोस्तों, डिजीज प्रेजेंट है। और अगर यदि एब्सेंट है दोस्तों तो ये दिखाता है कि उस पर्सन के अंदर डिजीज क्या है, एब्सेंट है। ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है वैक्सीनेशन से रिलेटेड कि किसी भी क्लाइंट का अगर वैक्सीनेशन किया हुआ है तो उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट रहेगी। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगी दोस्तों, एंटी HBs एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी, एंटीबॉडी बस ये प्रेजेंट रहती है और बाकी कोई भी चीज उसके अंदर क्या नहीं रहती है दोस्तों, प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, जो HBc जो एंटीजन है या E एंटीजन है या इसकी जो एंटीबॉडीज है दोस्तों, ये दिखाते हैं कि कितना ज्यादा इन्फेक्टिव है ये। पहली बात तो प्रेजेंट है या नहीं है उसका पता किससे लग जाएगा, हमें इससे पता लग जाएगा। ठीक है, कि भाई वो डिजीज प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो सरफेस जो एंटीजन है उससे पता लग जाता है। ठीक है, और अगर वो डिजीज दोस्तों ज्यादा इन्फेक्टिव है या नहीं है तो उसका पता हम किससे लगाते हैं, C एंटीजन से। और जो E एंटीजन है दोस्तों उससे हम इसका क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं। C एंटीजन और E एंटीजन से उसकी क्या पता लगाते हैं हम कि वो डिजीज है वो कितनी एक्यूट या क्रोनिक है। अगर कोई भी डिजीज दोस्तों 6 मंथ से कम है, 6 मंथ से कम अगर कोई भी डिजीज है दोस्तों तो वो दिखाता है कि ये एक्यूट है। और अगर डिजीज दोस्तों 6 मंथ से ज्यादा रह गई तो वो किस चीज को शो करता है, क्रोनिक को शो करता है। ठीक है, क्रोनिक वाले पेशेंट के अंदर IgG एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी और जो एक्यूट वाले पर्सन होंगे उनके अंदर IgM एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। और जो क्रोनिक वाले हैं उनके अंदर IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो कम से कम ज्यादा याद नहीं हो तो इतना याद रखो, 3 तो इसके अंदर क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। इन तीनों के खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। एक चीज तो ये याद रख लो, एक ये याद रख लो बस कि जो वैक्सीनेशन है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है दोस्तों, एंटी HBs जो एंटीबॉडी है दोस्तों, सरफेस एंटीजन जो एंटीबॉडी है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। वो एंटीबॉडी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एंटी HBs एंटीबॉडी क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। बस ये जरूर ध्यान रख लेना कि सिर्फ ये प्रेजेंट रहेंगी, बाकी के सारे क्या रहेंगे दोस्तों, इसके अंदर एब्सेंट रहते हैं। इसके बाद में अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में दोस्तों एक तो देखो क्लाइंट को हम रेस्ट देते हैं। हम जाते हैं कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो थोड़ी क्या रहे, कम रहे। ठीक है, और क्लाइंट को इंजरी से बचाने की कोशिश करते हैं कि ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इस डिजीज के अंदर। एंड क्लाइंट को हम करते हैं प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। ये मोस्टली के अंदर दे रखा है आपको, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग को इंक्रीज कर सकता है, प्रिवेंट द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। इसलिए हम
क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? इंजरी से, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं इंजरीज को या प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर हम बाइल साल्ट्स का भी यूज करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या यूज करते हैं? बाइल साल्ट्स का भी क्या करते हैं? यूज करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्राइमाइन, ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। ये हम बाइल साल्ट्स के रूप में यूज करते हैं, कोलेस्ट्राइमाइन यूज करते हैं हम, ठीक है, बाइल साल्ट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों एंटी वायरल ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, एंटी वायरल ड्रग्स, जैसे इंटरफेरोन देते हैं। एक जो ड्रग देते हैं दोस्तों वो देते हैं हम लेमिवुडिन, लेमिवुडिन देते हैं, ठीक है। एक ड्रग कौन सी देते हैं हम? लेमिवुडिन ड्रग देते हैं। एक जो ड्रग देते हैं दैट इज टेलमिवुडिन, ठीक है। तो ये सब एंटीवायरल जो ड्रग्स है दोस्तों वो भी दी जाती हैं। ये इन्फ्लामेशन को क्या करती हैं? कम करती हैं और ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, डिक्रीज द इन्फ्लामेशन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमें डाइट से भी पूछा जाता है। किसके अंदर जो डाइट दी जाती है वो कैसी डाइट दी जाती है? तो डाइट के अंदर एक तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, क्यों? क्लाइंट को एनोरेक्सिया रहती है, इसलिए क्लाइंट को हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे, ठीक है। क्लाइंट को हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे। इसके अलावा दोस्तों हम क्लाइंट को हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट। लगभग हम 75 से और 100 ग्राम प्रोटीन देते हैं, 100 ग्राम प्रोटीन पर डे देते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा हाई कैलोरी डाइट भी देते हैं, हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट। लगभग 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 300 से और 400 ग्राम क्या देते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट देते हैं। लीवर के ऊपर ज़्यादा कम प्रेशर पड़े इसलिए लो फैट डाइट देते हैं, लो फैट डाइट। डाइट से कई चीज़ें हमने पढ़ी हैं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट दे रहे हैं, हाई प्रोटीन दे रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दे रहे हैं या हाई कैलोरी बोल सकते हैं, या फिर लो फैट डाइट दे रहे हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, और लो फैट जो डाइट है दोस्तों वो हम देते हैं। इसके अलावा हम क्लाइंट को विटामिन ए देते हैं, विटामिन ई देते हैं, कैल्शियम देते हैं एंड जिंक, ये सब चीज़ें भी साथ में दी जाती हैं, ठीक है। तो डाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लाइंट को दोस्तों एनोरेक्सिया होता है, एनोरेक्सिया का जो ट्रीटमेंट वो दे रखा है आपको एनक्लेक्स के अंदर, उसमें दे रखा है भाई क्या क्या चीजें करनी चाहिए। एनोरेक्सिया क्लाइंट के अंदर तो एक तो ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। कहते हैं जिस क्लाइंट के अंदर ओरल हाइजीन नहीं रहती ना, तो टेस्ट बेड कम एक्टिव रहते हैं और उसके अंदर भूख लगने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। तो ओरल हाइजीन हो, एक जो एनवायरनमेंट है वो शांत रहे, तो प्लीजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्लीजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए। यहां पर हम प्रेफर्ड फूड दे सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को एनोरेक्सिया भूख नहीं लग रही, तो जो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता हो, लेकिन वो जो अच्छा लगता है वो भी ज्यादा होना चाहिए। किसमें? हाई कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, हाई प्रोटीन होना चाहिए और फैट के अंदर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट को भूख लग रही है वो चीजें खाएगा वो ज्यादा जो उसको खुद को पसंद होंगी, नहीं तो उसको और भी भूख मर जाएगी उसकी। तो प्रेफर्ड फूड देंगे एंड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, क्योंकि हमने वहां भी पढ़ा था, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे। विटामिन बोल रहा हूँ, हेपेटाइटिस ए और जो ई है दोस्तों उसको प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है? तो इसका आंसर आएगा हैंड वॉशिंग। ए और ई को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? आपका हैंड वॉशिंग होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी की जाती है। वैक्सीनेशन में 2 ही हेपेटाइटिस है जिनकी वैक्सीन अभी अवेलेबल है, वो आपकी हेपेटाइटिस ए है दोस्तों, जिसकी मेनली हम जो किल्ड जो वैक्सीन उसी का यूज करते हैं। लाइव भी अवेलेबल होती है बट वो यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक बार वो 1 ईयर पे दी जाती है और उसके 1 ईयर के बाद में आफ्टर 6 मंथ सेकेंड डोज दी जाती है, आफ्टर 6 मंथ। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन अवेलेबल है, 2 की अवेलेबल है, एक की और बी की। इसके अलावा किसी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो बी की जो वैक्सीन है दोस्तों वो 0 पे, इसके बाद में उसके 1 महीने बाद लगाई जाएगी, 1 मंथ पे, और फिर उसके 6 महीने बाद 6 मंथ, इस प्रकार से दी जाती है, 0, 1 मंथ और 6 मंथ। अब ये मत याद रख लेना भाई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार तो सर ऐसा नहीं है, वहाँ तो हम पढ़ते हैं कि 0 वीक पे, 6 पे, 10 पे, 14 वीक पे देते हैं। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं है, ये आप भी करवा सकते हो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन। तो आप लोगों के लिए है कि 1 डोज लगाएंगे, फिर 1 महीने बाद लगाएंगे, फिर 6 मंथ पे लगेगी, ठीक है। तो 0, 1 एंड 6 मंथ के ऊपर हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है। तो वैक्सीनेशन पे भी ध्यान रखा जाता है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर मदर जो है
वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, मदर है दोस्तों वो क्या है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और उसके अंदर HBS एंटीजन प्रेजेंट है, साथ के अंदर उसके अंदर HBE एंटीजन प्रेजेंट है, HBE एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। HBS AG भी प्रेजेंट है, सरफेस एंटीजन भी प्रेजेंट है और एक E एंटीजन भी प्रेजेंट है। और एक जो मदर है दोस्तों, एक जो मदर है उसको भी हेपेटाइटिस बी है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ HBS AG ही पॉजिटिव है और HBE नहीं है, HBE एंटीजन जो है वो क्या है, उसका नेगेटिव है। तो क्या करोगे आप बच्चे के अंदर? तो दोस्तों बेबी के बर्थ के ऊपर अगर दोनों ही चीजें हैं तो ये क्रोनिक को दिखा रहे हैं, ठीक है, ये दिखा रहे हैं कि भाई उस मदर के अंदर जो इन्फेक्टिविटी है वो है, हाईली इन्फेक्टिव है वो। तो ऐसे के अंदर बच्चे के अंदर वैक्सीनेशन तो देंगे ही, वैक्सीनेशन के साथ में हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देनी पड़ेगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक बार देंगे वैक्सीनेशन के साथ में, उसके 30 दिन के बाद में दोबारा से इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है। एक बार इम्यूनोग्लोबुलिन देके उसके 30 दिन के बाद दोबारा से इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है। लेकिन सिर्फ अगर HBS AG पॉजिटिव है, एंटीजन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, E नेगेटिव है दोस्तों, तो ओनली वैक्सीनेशन देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्फेक्टिविटी क्या है, कम है इस कंडीशन के अंदर। तो ओनली क्या देंगे दोस्तों हम, ओनली वैक्सीनेशन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन भी याद रख लेना आप। चलो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। एक्चुअली में जो हेपेटाइटिस ए और जो ई के जो वायरस होते हैं दोस्तों, उनको अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर दिया जाता है ना तो वो क्या हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो कि इसमें यही पूछ रहा है कि भाई ऐसे कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस है, अभी भी है, कंटामिनेटेड है, मतलब वो फूड अगर आप किसी को दोगे तो उसके अंदर क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो किसके अंदर होगा, तो इसमें दे रखा है कि दोस्तों ये स्टीम्ड फूड के अंदर पाया जाएगा। आप लोबस्टर वोबस्टर मत याद रखो, कोई जरूरी नहीं है, ट्यूना श्रिम्प हेडोक ये छोड़ो, बस आपको याद रखना चाहिए। ऐसा भी लिखा हो सकता है कैंड फूड, ब्रॉइल्ड फूड, बेक्ड फूड और स्टीम्ड फूड। तो दोस्तों कैंड जो फूड होते हैं ना वो डायरेक्टली कैन में मतलब पैक नहीं किए जाते हैं। कैंड जो फूड होंगे उनको पैक करने से पहले प्रोसेसिंग की जाती है, तो उनको टेम्परेचर करके हम प्रोसेस करते हैं, तो उस दौरान इन सबको क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ब्रॉइल्ड के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली हीट देते हैं। अगर किसी भी चीज को बना रहे हैं और उसमें डायरेक्टली हीट अप्लाइड की जाती है तो क्या कहलाता है, ब्रॉइल्ड फूड कहलाता है। तो हीट के कारण भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब बेकिंग करते हैं तो बेकिंग के कारण भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन स्टीम जब करते हैं ना, स्टीम करते हैं, ठीक है, जैसे मोमोज को किया जाता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता कि जो वायरस वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए स्टीम्ड जो भी फूड होंगे दोस्तों, स्टीम्ड फूड के अंदर क्या होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस क्या हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो लिख लो स्टीम्ड फूड में हेपेटाइटिस ए एंड ई के वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं। बस इतना लिख लो, आपको ज्यादा लिखना ही नहीं है कि वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टीम्ड फूड के अंदर हेपेटाइटिस ए और ई के वायरस क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। बाकी की जो तीनों जो टेक्निक दे रखी है इसके अंदर, आपको कैंड दे रखा है, ब्रॉइल्ड और बेक्ड, इनके अंदर क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए स्टीम्ड जो भी फूड होगा दोस्तों, दैट कैन बी कंटामिनेटेड विद हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस। ए और ई वायरस के साथ क्या हो सकता है, वो कंटामिनेटेड हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, आपको थोड़ा भी अगर पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा आज क्लास को है, एक क्लाइंट विद हेपेटाइटिस बी। क्लाइंट हेपेटाइटिस बी का है दोस्तों, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की कौन सी फैमिली है, अभी बात की थी हमने, सबकी फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया था। तो एक बार ये थोड़ा सा जरूर इसको देख लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब अलग है, ये पूछा जा सकता है ऐसी चीजें आपसे, क्योंकि बाकी तो सिंपल है। तो इसकी जो फैमिली है वो आपको याद रखनी है कि हिपेडना फैमिली है। बाकियों की फैमिली जो है ये पिकोरना है, इसकी फ्लेवी है, इसका कोई फैमिली अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, और इसकी हिपिविरिडी है। बाकी के सभी आरएनए हैं, ये एक डीएनए वायरस होता है, ठीक है। अगर हम इनके ट्रांसमिशन की बात करें तो मैंने आपको जो ट्रांसमिशन है दोस्तों उसके बारे में भी हमने बात की है। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक क्लाइंट है जिसको हेपेटाइटिस बी हो रखा है, आस्क द नर्स एज देयर एनी मेडिकेशंस टू हेल्प मी गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्या हेपेटाइटिस बी का कोई ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों अवेलेबल है जिसके कारण मेरी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। विच इज द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स, नर्स का क्या रेस्पॉन्स रहेगा।
दोस्तों ध्यान रखना कि जितनी भी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग हैं, हिपेटोटॉक्सिक जितनी भी ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स को हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लिमिट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कम से कम दें। क्यों? क्योंकि वो लीवर को और ज्यादा क्या कोज करेंगे दोस्तों, उस पर प्रेशर कोज करेंगे। पहले ही लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है तो इन्फ्लामेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे कि पैरासीटामोल को भी नहीं दिया जाता, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन है दोस्तों, उसको लिमिट करेंगे हम। एमाइनोग्लाइकोसाइड, एमाइनोग्लाइकोसाइड है वो भी कम देते हैं। एंटीबायोटिक्स है दोस्तों, वो भी हम क्या करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं। तो ये ड्रग्स हम क्या करते हैं दोस्तों, लिमिट करते हैं। जो भी ड्रग्स लीवर के लिए टॉक्सिक होती हैं उनको हम क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम देने की। अब इसमें यही दे रखा है दोस्तों कि क्या कोई मेडिकेशन अवेलेबल है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हेपेटाइटिस जो है उसका जब हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हम एंटीवायरल ड्रग देते हैं दोस्तों। क्या देते हैं? एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स उसके अंदर हम देते हैं। जैसे कि एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में बताए थे। जैसे हम इंटरफेरोन देते हैं, इसके अलावा कौन से देते हैं, टेलबीवुडीन देते हैं, और एक जो ड्रग देते हैं वो कौन सी देते हैं हम, लेमिवुडीन। ठीक है, तो ये ड्रग क्या होती है, एंटीवायरल ड्रग होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को क्या करती हैं दोस्तों, कम करती हैं। इसमें पहले दे रखा है सीडेटिव्स कैन बी गिव हेल्प यू रिलैक्स। सीडेटिव्स भी ऐसी ड्रग्स होती हैं दोस्तों दैट कैन बी हिपेटोटॉक्सिक, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपको बुक में दे रखा है वहां पर ये नहीं दे रखा। वहां पर ये दे रखा है कि भाई वैसे मैं बता रहा हूँ सीडेटिव ड्रग्स भी हिपेटोटॉक्सिक हो सकती हैं, उनको ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कम से कम देने की, लेकिन एक्सप्लेनेशन वैसा नहीं लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है कि भाई सीडेटिव जो ड्रग्स हैं वो जो दी जाती है ना दोस्तों, उसके कारण क्लाइंट मान लो रिलैक्स तो हो सकता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है। जबकि जो पेशेंट है वो प्रॉब्लम को दूर करने की बात कर रहा है, और दूर जो है दोस्तों किससे होगा, ट्रीटमेंट से होगा, कि हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे उससे क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा, नहीं कि डायरेक्टली होगा। इसलिए सीडेटिव्स कैन बी गिवन टू हेल्प रिलैक्स बट इट कैन नॉट गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम को दूर नहीं करेगा ये। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। सेकंड दोस्तों क्या देखा, वी कैन गिव यू इम्यून सीरम ग्लोबुलिन। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मदर इन्फेक्टिव हो तो हम बेबी को भी देते हैं, या फिर प्रोफाइलैक्सिस के रूप में दे सकते हैं हम, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। ये क्या नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड दोस्तों, विटामिन सप्लीमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली हेल्पफुल एंड हैसन द रिकवरी। विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं, विटामिन सप्लीमेंट से कोई भी डिजीज ठीक कैसे होगी, इट इज यूज्ड एज ए एडजोवेंट थेरेपी। ठीक है, जो मेन जो ट्रीटमेंट है उनके साथ में विटामिन दे रहे हैं, विटामिन ए दे रहे हैं, विटामिन ई दे रहे हैं, इसके अलावा कैल्शियम देते हैं, जिंक देते हैं, तो ये एडजुवेंट थेरेपी के रूप में काम करता है। ठीक है, लेकिन इससे पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक थोड़ी हो जाएगा केवल विटामिन देने से, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो राइट जो आंसर होगा उसको दोस्तों, देयर आर मेडिकेशंस टू हेल्प रिड्यूस द वायरल लोड एंड लीवर इन्फ्लेमेशंस। तो वो ड्रग्स क्या कहलाती हैं दोस्तों, एंटीवायरल ड्रग्स कहलाती हैं। उन ड्रग्स को हम किस नाम जानते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स के नाम से जानते हैं। इनके एग्जांपल्स मैंने आपको भी बताए हैं। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या होती हैं दोस्तों कि एक तो वायरल लोड को कम करती हैं, और एक जो इन्फ्लेमेशन है दोस्तों उसको भी क्या करती हैं, कम करती हैं। इसलिए हम पेशेंट को बताएंगे कि हाँ ऐसे मेडिकेशन अवेलेबल होती हैं जो कि वायरल लोड को कम करती हैं और लीवर की इन्फ्लेमेशन को भी क्या करती हैं दोस्तों, कम करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी 4। तो लिख लो, लिखो कि हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं जो कि वायरल लोड तथा इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, जो कि वायरल लोड तथा इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। इसको लिख लो आप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ये सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला है, मतलब एक से ज्यादा इसके क्या होंगे, आंसर सही होंगे। क्वेश्चन है, नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट द प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस बी। मतलब हमें क्या करना है, प्रिवेंशन करना है दोस्तों, हमें कोशिश करनी है कि हो नहीं, तो उसको रोकने के लिए भाई हेपेटाइटिस जो बी है दोस्तों उसको आपको रोकना है।
तो आप प्रिवेंशन कर रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे, विच एक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन दिस टीचिंग प्लान, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब ये बात यहाँ पर किसकी हो रही है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी की हो रही है। तो हेपेटाइटिस जो बी है दोस्तों मेनली किसके द्वारा फैलता है, क्या तो पेरेंटल रूट के द्वारा फैलेगा या सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलता है, ठीक है, या फिर किसके द्वारा फैलता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन के द्वारा फैलता है कि मैं मदर से फिटस के अंदर जाए। ये 3 ऐसी टेक्निक्स होती हैं, 3 ऐसे मेथड होते हैं, मोड होते हैं ये ट्रांसमिशन के, जिनके द्वारा ये क्या हो सकता है दोस्तों, ट्रांसमिट हो सकता है। तो इन तीनों को हमें प्रिवेंट करना है। तो पहला दे रखा है दोस्तों प्रिवेंटिंग द कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करके आप किस प्रकार से दूर कर सकते हो, तो इसका कोई यहाँ पर तुक नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन के द्वारा हेपेटाइटिस का कोई लेना देना ही दूर दूर तक नहीं है, तो ये भी गलत है। पहला दे रखा है नेक्स्ट दे रखा है स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड डोनर। ये बिल्कुल सही है भाई, कोई भी ब्लड है, मान लो कोई भी पेशेंट है, अगर उसको मान लो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है वो, और उस पेशेंट को आप दूसरे पर्सन के अंदर अगर आप वो ब्लड चढ़ाओगे दोस्तों बिना स्क्रीनिंग किए, तो 100% उसके अंदर भी हो जाएगा वो। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स करते हैं। वह देने से पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे कहीं उसको क्या नहीं है दोस्तों, हेपेटाइटिस भी तो नहीं है। तो इसलिए ये हमारा अभी तक सही है। सेकंड दे रखा है अवॉइडिंग द सेल्फिश इन द डाइट। तो सेल्फिश इन द डाइट, फीको ओरल रूट इसका है ही नहीं, फीको ओरल रूट से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई जो टाइप है दोस्तों, उसके अंदर क्या हो सकता है, फीको ओरल रूट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे भी नहीं कि आप सेल्फिश को खाओगे उसी से हो जाएगा, तो उनका भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ये भी क्या है आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए लिमिटिंग द हिपेटोटॉक्सिक ड्रग थेरेपी, कि जो हिपेटोटॉक्सिक जो ड्रग थेरेपी है दोस्तों उसको लिमिट करो। ये प्रिवेंशन में नहीं आएगा भाई, आपको जब लिमिट करते हैं, जब पेशेंट को मान लो हो जाता है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि और ज्यादा नहीं हो, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हिपेटोटॉक्सिक ड्रग लेगा उसके कारण उसको हेपेटाइटिस हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी क्या है गलत ऑप्शन है। हाँ, होने के बाद हम बताते हैं कि भाई क्लाइंट को आपको हो गया, तो उसके बाद कोशिश करते हैं कि हम उसको हिपेटोटॉक्सिक ड्रग नहीं दें, जैसे कि सीडेटिव्स नहीं दें, उसको एमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं दें, एसिटामिनोफेन है दोस्तों वो ड्रग भी हम उसको नहीं दें, और एंटीबायोटिक्स नहीं दें, तो वो बाद में करते हैं हम। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप हिपेटोटॉक्सिक ड्रग ले रहे हो और उसके कारण आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, हेपेटाइटिस हो जाएगा, तो वो भी गलत है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिफ्थ जो देखा मेंटेनिंग ए मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स दोस्तों जब पॉलीगैमस होता है, एक से ज्यादा पर्सन के बीच में होता है, तो अगर उसके क्या हो जाते हैं, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा भी फैलता है ये। तो अगर उस पर्सन को अगर हेपेटाइटिस हुआ तो उसको भी हेपेटाइटिस होने के क्या रहते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं। तो स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड डोनर और एक मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशनशिप को क्या करके मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, किसका, हेपेटाइटिस बी आपके होने से हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर होगा दैट विल बी सेकंड एंड फिफ्थ, तो लिख लो। हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड डोनर की मोनो का मतलब एक पार्टनर, ठीक है, और एक से ज्यादा पार्टनर होंगे तो पॉली हो जाएगा, ठीक है। तो के लिए ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए तथा मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए। मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि मोनोगैमस होगा तो होगा ही नहीं उसमें, अगर मान लो उसको पार्टनर को अगर हो गया ना दोस्तों, तो उसके कारण भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टनर होंगे उतना ज्यादा रिस्क क्या होगा, और बढ़ेगा। लेकिन जैसे एक पार्टनर भी किसी का, अगर उसको उस पार्टनर को भी अगर हेपेटाइटिस हो गया तो मोनोगैमस के अंदर भी हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, ठीक है। बट इन सब ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये बेटर आंसर है, तब हमने इसको चुना है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस ए, ठीक है। यहाँ पर हेपेटाइटिस ए की बात हो रही है। हेपेटाइटिस जो ए वायरस है दोस्तों, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज फीको ओरल रूट। कौन सा ट्रांसमिशन है दोस्तों, फीको ओरल रूट इसका ट्रांसमिशन होता है। एक आरएनए क्या होता है दोस्तों, ये वायरस होता है, और एक पिकोरना फैमिली से क्या होता है, रिलेटेड होता है। मोर्टेलिटी इसकी 0.1% होती है, और 15 से 50 दिन इसकी क्या होती है दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 15 से 50 दिन इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये सब के बारे में हमने बात की हुई है। इसके बाद दे रखा है दोस्तों कि नर्स को क्या करना चाहिए अगर क्लाइंट हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव है दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई फीको ओरल रूट से फैल रहा है ये, और मेनली जो वायरस जो है एंटर करता है वो ओरल रूट से करता है, और जो एग्जिट जो करता है ना वो रेक्टल रूट से करता है। तो अब हम यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेशेंट के अंदर बाहर रेक्टल रूट से निकल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों उसको क्या रखें, मेंटेन रखें हम, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने में
तो पहला देखो, वियर ए गाउन व्हेन एंटरिंग द क्लाइंट्स रूम। तो गाउन को पहनने से क्या फायदा होगा? गाउन को पहनने से तो ऐसे तो है नहीं कि वो यहाँ से एंटर करेगा, स्किन से एंटर कर जाएगा कि भाई आप गाउन पहन लिया तो यहाँ पर आपका प्रिवेंशन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है दोस्तों, यूज द क्वेश्चन व्हेन ब्रिंगिंग इन द क्लाइंट्स फूड। भाई आप फूड लेके आ रहे हो, ठीक है, उसके कारण आपको हो जाएगा। तो भाई वो फूड तो है नहीं जिसके द्वारा वो खुद इन्फेक्टेड हुआ था। अब आप मान लो उस क्लाइंट को फूड दे रहे हो दोस्तों, उसके कारण तो ऐसे है नहीं कि भाई आपके अंदर भी वो हो जाएगा। तो जो फूड है ऐसे तो है नहीं कि आप उसको हर बार वही फूड दोगे जिसमें हेपेटाइटिस ए होगा। तो हम जो हॉस्पिटल के अंदर जो फूड देते हैं तो वो तो हम यही तो कोशिश करते हैं ना कंटामिनेटेड नहीं हो, तो क्लीन फूड होगा। और क्लीन अगर फूड है दोस्तों, क्लीन जो फूड है, तो उसके कारण हेपेटाइटिस ए वायरस नहीं हो पाएगा। तो जो फूड हम पेशेंट को दे रहे हैं उसके कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। थर्ड दे रखा है दोस्तों, यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द क्लाइंट्स बेड पान। यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द क्लाइंट्स बेड पान, ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जब आप बेड पान को यूज कर रहे हो तो बेड पान जो है वो एलिमिनेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यूरिन स्टूलिंग सब के लिए यूज किया जाता है। तो उस रूट से क्या होता है, वो एलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है, एग्जिट होता है। तो उसके कारण क्या हो सकता है, आपके अंदर चांसेस हो सकते हैं। क्यों? आपने अगर मान लो ग्लव्स नहीं पहने तो आपके हाथों में लगेगा, हाथों में लगेगा तो आप गलती से मान लो आप खाना वाना खाओ, अगर हैंड वॉश नहीं कर पाए या और किसी भी कारण से आपके टच हो जाए, मुंह के अंदर आपका हाथ चला जाए किसी भी कारण से, तो उसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, ये डिजीज आपको हो सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी हम बेड पेन का क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्लाइंट की रिमूव कर रहे हैं, तो हमें ग्लव्स का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है, वियर ए प्रोटेक्टिव मास्क व्हेन, तो रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा थोड़ी फैलता है ये, इसमें दे रखा भाई आप प्रोटेक्टिव मास्क का यूज करो जब क्लाइंट के रूम में पहुंचो। तो रेस्पिरेटरी रूट से तो ये फैल ही नहीं रहा, तो यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लिखो, हेपेटाइटिस ए को प्रिवेंट करने के लिए नर्स को बेड पेन को रिमूव करते समय या बेड पेन को यूज करते समय, लिख लो, बेड पेन को यूज करते समय क्योंकि उस पेशेंट के जो एक्सक्रीटरी जो पार्ट है दोस्तों, उसके अंदर क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है वो, तो आपको ग्लव्स को यूज करना चाहिए। बेड पेन को यूज करते समय नर्स को बेड पेन को यूज या रिमूव दोनों लिखो यार, क्योंकि नर्स तो यूज नहीं करती ना उसको। रिमूव करते समय, यूज या रिमूव करते समय ग्लव्स पहनने चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए। क्योंकि यह फीको ओरल रूट से फैलता है, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, फीको ओरल रूट से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, क्योंकि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया अभी है कि ए क्लाइंट हु इज अबाउट टू हैव ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन आस्क द नर्स विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसफ्यूजन। कोई भी क्लाइंट उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो और आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन सा हेपेटाइटिस है दोस्तों जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा सबसे ज्यादा फैलता है, ए, बी, सी या डी। तो द नर्स शुड रेस्पॉन्ड ऑल्दो द रिस्क इज मिनिमल, कि रिस्क कम होता है, बट द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज हेपेटाइटिस। कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है दोस्तों जो सबसे ज्यादा होता है, किसके कारण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि हेपेटाइटिस जो ए है और ई है ये किसके द्वारा फैलते हैं दोस्तों, फीको ओरल रूट के द्वारा फैलते हैं, फीको ओरल रूट के द्वारा। हेपेटाइटिस जो बी है दोस्तों मेनली सबसे ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलता है, और सेकंड नंबर के अंदर आता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, इसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी होता है, और तीसरा इसके अंदर होता है दोस्तों वर्टिकल। लेकिन सबसे ज्यादा आपसे पूछे कि तो किसके कारण होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण होता है। अगर हेपेटाइटिस सी के बारे में पूछे दोस्तों, तो हेपेटाइटिस जो सी है वो मेनली किसके द्वारा होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है या पेरेंटल रूट के द्वारा होता है, मेनली पेरेंटल रूट के कारण ये होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी हेपेटाइटिस सी आएगा। क्या आएगा, हेपेटाइटिस सी आएगा। हेपेटाइटिस जो डी है वो भी किसके द्वारा फैलता है, पेरेंटल रूट से ही फैलता है। हेपेटाइटिस जो डी है दोस्तों उसका ट्रांसमिशन भी किससे होता है, पेरेंटल रूट से ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये तो नहीं बताऊंगा ए क्यों नहीं होगा, तो मैंने आपको बता दिया ए फीको ओरल रूट से फैलता है, बी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सी होता है, सबसे ज्यादा सी होता है। बी के रिस्क थोड़े क्या होते हैं, इससे कम होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी। डी ज्यादातर उन पर्सन के अंदर ही होता है जिनके अंदर हेपेटाइटिस बी होता है, बाद में उनके अंदर डी होता है, और डी जो है वो पेरेंटल रूट से ही होता है। डी भी किस होता है, पेरेंटल रूट से ही होता है। तो लिख लो
लिखो हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन मेनली, हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्रैकेट में लिख लो पेरेंटल रूट से होता है। इधर ही साइड में लिख लेना हेपेटाइटिस बी मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स से। मैं फिर बोल रहा हूं कि पेरेंटल रूट से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन मेनली नहीं होता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ए नर्स इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट, क्योंकि इंडियन फूड नहीं दे रखे इसमें ना, with viral hepatitis about the type of diet that should be ingested, which lunch selected by the client indicates understanding about a dietary principle associated with diagnosis। सिंपल सी बात है कि आपको हेपेटाइटिस के क्लाइंट को कैसी डाइट दोगे, बस ये पूछ रहा है ये कि क्लाइंट है दोस्तों, इंस्ट्रक्ट कर रही है उसको नर्स किसके बारे में, वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, और कौन सी डाइट देगी जो कि उसको लेनी चाहिए, शुड बी इंजेस्टेड। ठीक है, उसको लिए लंच दिया जा रहा है और ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, मेरे तो खाए हुए भी नहीं है भाई इतनी चीजें, कुछ कुछ तो मान लो सुना भी होगा। टर्की सैलेड है, फ्रेंच फ्राइज है, सैरबेट है, कॉटेज चीज है, मिक्स्ड फ्रूट सैलेड है, मिल्क शेक है, सैलेड है, स्लाइस्ड चिकन सैंडविच है, जिलेटिन डेजर्ट है, चीज बर्ग है, टोर्टिला चिप्स है एंड चॉकलेट पुडिंग्स है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में कह रहे हैं, तो आपको सेलेक्ट करनी है कौन सी डाइट देंगे। तो बात तो हम डाइट की करते हैं, ऐसे क्वेश्चन शायद आएगा नहीं कभी भी आपके, हम मेरे डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो डाइट में आपको ध्यान रखना है, पहली चीज मैंने आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि क्लाइंट को क्या रहता है, एनोरेक्सिया रहता है। क्लाइंट को क्या रहता है दोस्तों, एनोरेक्सिया रहता है, इसलिए हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम क्लाइंट को जो डाइट देते हैं दैट शुड बी हाई प्रोटीन डाइट। पहली चीज क्या होनी चाहिए दोस्तों, क्लाइंट की हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। लगभग हम 75 से 100 ग्राम प्रोटीन पर डे देंगे उसको। 75 से 100 ग्राम प्रोटीन हम उसको क्या देते हैं, पर डे देते हैं। इसके अलावा जो डाइट है दोस्तों दैट शुड बी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। डाइट कैसी होनी चाहिए दोस्तों, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए या हाई कैलोरी डाइट होनी चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट हाई कैलोरी का मतलब ये होता है कि लगभग कार्बोहाइड्रेट जो है उसको आप 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दोगे पर डे। इसके अलावा डाइट जो दोस्तों क्या होनी चाहिए, लो फैट डाइट होनी चाहिए। डाइट शुड बी फोर्टिफाइड विद क्या क्या चीजें प्रेजेंट, विटामिन ए, विटामिन जो ई है दोस्तों वो प्रेजेंट होना चाहिए, कैल्शियम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम और जिंक क्या होनी चाहिए दोस्तों, डाइट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, इसका डाइटरी मैनेजमेंट होता है हेपेटाइटिस का। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर भाई ऐसी डाइट आपको ढूंढनी है जैसे डाइट के अंदर क्या होगा कि हाई क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और हाई क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रोटीन होना चाहिए। अब इसमें दे रखा है कि भाई जो जैसे टर्की सैलेड है, फ्रेंच फ्राइज है, सैरबिट है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा आपके जैसे चीज बर्ग है, टोर्टिला चिप्स है, चॉकलेट पुडिंग्स है दोस्तों, तो इनके अंदर क्या रखा है कि भाई ज्यादा मात्रा में क्या होती है, फैट होती है, और फैट हम क्या देते हैं, लो फैट डाइट देते हैं, इसलिए ये इसके आंसर नहीं होंगे। और यहाँ पर प्रोटीन की अमाउंट थोड़ी क्या है, कम है, तो इसलिए ये नहीं देते हैं। ठीक है, तो मेनली ऐसी डाइट जो जिसके अंदर ये सब चीजें इंक्लूड है दोस्तों वो क्या है, जो की डाइट कैसी है, हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है दोस्तों वो इसके अंदर इन्हीं के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर सैलेड के अंदर, स्लाइस्ड चिकन सैंडविच के अंदर और जिलेटिन डेजर्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कैसी डाइट प्रेजेंट है, हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है दैट इज प्रेजेंट इन सैलेड, स्लाइस्ड चिकन सैंडविच एंड जिलेटिन डेजर्ट। बस आपको याद रखना है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको नहीं लिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल सा लिखाऊंगा, ये वाला नहीं लिखाऊंगा। लिखो हेपेटाइटिस के पेशेंट को हाई प्रोटीन, लिखो हाई प्रोटीन कोमा हाई कैलोरी एंड कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी एंड कार्बोहाइड्रेट, लो फैट एंड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट दी जाती है। ये मत लिखो कि क्या क्या दिया जाता है, ये कोई काम का नहीं है आपके लिए, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऑप्शन आ जाए तो बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चन, जो चीजें हमने सुनी ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें खाने की है उसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने क्या है कि नर्स इज रिव्यूइंग डिस्चार्ज प्लान्स विद ए क्लाइंट हु इज हॉस्पिटलाइज्ड विद हेपेटाइटिस ए। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको हेपेटाइटिस ए हुआ है और नर्स क्या कर रही है दोस्तों, उसको डिस्चार्ज प्लान कर रही है। जो क्लाइंट एडमिट हुआ था किसके लिए, हेपेटाइटिस ए के लिए, और नर्स उसका डिस्चार्ज प्लान बना रही है।
द नर्स कंक्लूड्स दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क फॉर स्प्रेडिंग द डिजीज व्हेन द क्लाइंट स्टेट। भाई सिंपल सी बात है दोस्तों कि हेपेटाइटिस जो ए है ना उसको प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट जो मेथड होता है दैट इज हैंड वॉशिंग। सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है? हैंड वॉशिंग होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों जो वायरस है वो फीकोरल रूट से फैलते हैं। तो हाथों का यूज क्या होता है उसमें जरूर होता है। तो हाथों को वॉश करना क्या होता है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा मेथड होता है। तो बस यही पूछ रहे कैसे पता लगेगा कि क्लाइंट ये समझ गया कि किस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिजीज के स्प्रेड को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले दे रखा है वॉश माई हैंड फ्रीक्वेंटली, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड दे रखे लॉन्डर माई क्लोथ सेपरेटली, भाई मेरे जो क्लोथ है उनको सेपरेट रखकर मैं रोक पाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, सेपरेट रखेगा तो भी कोई पर्सन मान लो उसको टच करके क्या हो सकता है, उसके अंदर हेपेटाइटिस हो सकता है। पुट यूज्ड टिश्यूज इन द गार्बेज, टिश्यू ज्यादातर हम नोज के लिए यूज करते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से यूज नहीं होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलता भी नहीं है, तो ये भी गलत है। वियर ए मास्क व्हेन लिविंग द हाउस, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैल ही नहीं रहा तो इनका मास्क से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वॉश माई हैंड फ्रीक्वेंटली। तो लिख लो इसमें हेपेटाइटिस ए एंड ई को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा मेथड करने का सबसे अच्छा मेथड हैंड वॉशिंग होता है, हैंड वॉशिंग होता है। हैंड वॉशिंग होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास में सारे हेपेटाइटिस के क्वेश्चंस लिए हैं आपके सामने ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ए नर्स एजुकेटिंग ए कॉलेज हेल्थ कोर्स इज डिस्कसिंग टैटूज विद द क्लास, ठीक है, टैटूज के बारे में बात हो रही है दोस्तों। Which type of hepatitis associated with tattoos should be nurse include in the teaching plan? तो मेनली दो ही होते हैं दोस्तों, एक बी होता है और एक सी होता है, ठीक है। ये दो मेनली किसके द्वारा होते हैं, टैटूज के द्वारा हो सकते हैं। तब यहाँ पर ए दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है और ई दे रखा है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो टैटूज के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, नीडल यूज करते हैं, मेनली हेपेटाइटिस सी होता है, ठीक है। तो नीडल जो यूज करते हैं दोस्तों, तो नीडल के कारण क्या हो सकता है, हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो सी है और हेपेटाइटिस जो बी है, ये हेपेटाइटिस बी और सी दोनों किससे होते हैं दोस्तों, पेरेंटल रूट से होते हैं। किससे होते हैं, पेरेंटल रूट से होते हैं। फिर भी अगर आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस बी मोस्ट कॉमनली किससे होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है बी, और जो सी जो होता है ना दोस्तों, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा या पेरेंटल रूट से मोस्ट कॉमनली होता है। वैसे दोनों होते हैं पेरेंटल रूट से, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इसके अलावा जो वर्टिकल इसका ट्रांसमिशन भी होता है, पेरेंटल रूट से भी होता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी होता है ये, और वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से बेबी के अंदर भी क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है। लेकिन मेनली किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा। हेपेटाइटिस सी जो है दोस्तों वो मेनली किसके द्वारा होता है, हेपेटाइटिस सी मेनली किसके द्वारा होता है दोस्तों, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेरेंटल ट्रांसफ्यूजन या फिर टैटूज के द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हेपेटाइटिस सी। तो लिख लो टैटूज के कारण, देखो टैटूज के कारण टैटूज बनवाने के कारण, ऐसे लिखो, टैटूज बनवाने के कारण किसी भी पर्सन में हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन हो सकता है। वैसे डी भी हो सकता है, लेकिन डी डायरेक्टली नहीं होता है। किसी पर्सन में बी हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, डी होता है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा ना, का ट्रांसमिशन हो सकता है। अब मेनली यहां पर मैंने सी लिखा है, पहले मैंने सी लिखा है, बाद में बी लिखा है, तो आपको भी उसी प्रकार से याद रखना है। अगर आपको दोनों मिलेंगे तो आप सी करके आओगे फिर इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन क्या है, टैटूज बनने के कारण किसी भी पर्सन में हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन हो सकता है। किसके कारण, कंटामिनेटेड नीडल के कारण। अगर जो नीडल यूज की गई है दोस्तों उसके अंदर, टैटूज के अंदर, वो कंटामिनेटेड हो तो उसके कारण हो सकता है ये शायद आज के हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, एक छोटी सी क्लास है हमारी। तो पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों कि भाई हेपेटाइटिस जो ए वायरस है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो स्ट्रीम्ड जो फूड होता है उसका टेम्परेचर क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है, तो उससे वायरस क्या नहीं होता, डेस्ट्रॉय नहीं होता, तो उसके कारण प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था
दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो हेपेटाइटिस जो है उसका अगर ट्रीटमेंट के बारे में पूछें तो बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं जो कि लीवर की इन्फ्लामेशन को कम करती हैं और वायरल लोड को कम करती हैं, जिन्हें हम एंटीवायरल ड्रग्स के नाम से जानते हैं, जो कि इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। हेपेटाइटिस बी कैसे कैसे फैल सकता है, तो ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग करवाने से हम उसको रोक सकते हैं और मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाकर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, चांसेस को कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों क्या था कि हेपेटाइटिस ए को आपको कोई भी पेशेंट है वो पॉजिटिव और आपको खुद को बचाना है, तो आप क्या करोगे, आप ग्लव्स का यूज करोगे जब भी आप बेड पेन का क्या करते हो, यूज करते हो। इसके बाद दोस्तों ये है कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन सा फैलता है, तो हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था। इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो डाइट देते हैं वो हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, लो फैट डाइट देते हैं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देते हैं, ठीक है, ऐसी डाइट, और इसके अलावा विटामिन ए, ई एंड कैल्शियम एंड जिंक देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है प्रिवेंट करने का, हैंड वॉशिंग होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टैटूज बनाने के कारण कौन सा हेपेटाइटिस है उसको रोका जा सकता है, तो वो हो सकता है टैटूज बनाने के कारण कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, तो वो हेपेटाइटिस सी हो सकता है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो आपसे फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।